अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और कल हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ लॉसेस से डील करना सीखा, एफको फाइफो दोनों केसेस को कल हमने डिस्कस किया और फिर हमने इंस्पेक्शन स्टेज क्या होती है और यूनिट्स इंस्पेक्टेड कैसे मेजर किए जाते हैं और अगर नॉर्मल लॉस यूनिट्स इंस्पेक्टेड का दिया जाए, जो कि मैंने कहा मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, क्योंकि आईकैप के लैंग्वेज में अगर इनपुट भी लिखा हुआ है कि 5% ऑफ इनपुट पे लॉस है और क्वेश्चन में इंस्पेक्शन स्टेज हमें गिवन ही होती है, या प्रोसेस के मिड में होगी या प्रोसेस के एंड में होगी, तो इनपुट का मतलब आईकैप की लैंग्वेज इंस्पेक्टेड यूनिट से लिया जाता है। तो आइंदा जैसे मैंने कहा 99% चांसेस यही है कि हम जो सवाल करेंगे उनमें नॉर्मल लॉस हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स का कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स मेजर करना एक सिंपल इक्वेशन मैंने आपसे बना के दे दी थी आपको, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। इक्वेशन अगर याद है तो इस इक्वेशन की एप्लीकेशन बिकम्स क्वाइट सिंपलर। तो उसके ऊपर भी हमने मजीद दो फिर एक्टिविटी हमने देख ली थी इस कॉन्सेप्ट को लेके। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, पूछिए। कौन सी इलस्ट्रेशन? हाँ, इलस्ट्रेशन 38 पे आपके साथी का कहना है उनको कोई चैलेंज आया, वो चैलेंज किया, उसके लिए सेशन 38 फिर हम खोल लेते हैं और देखते हैं क्या चैलेंज था इसमें। जी बेटा, यहाँ पे अब आप क्या कह रहे हैं? नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में आप कह रही हैं आपको इशू आया। कितना है नॉर्मल लॉस यहाँ पे? 5% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। सवाल पढ़िएगा, 5% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस, ये आपका नॉर्मल लॉस है। और यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने हैं? यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हैं जी आपके 10,500। तो आप शायद सवाल पढ़ने में आपको दिक्कत हुई। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड का मतलब ये है यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, इनपुट नहीं, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। 10,500 का 5% ये आपका नॉर्मल लॉस यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा था। यही गड़बड़ कर रहे थे बेटा। एक्सपेक्टेड आउटपुट तो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस है ना, तो वहां पे इनपुट से मुराद ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। वहां पे इनपुट से मुराद, उधर इनपुट से मुराद ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल लॉस, उधर तो वही कहानी है। लेकिन नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है, इनपुट नहीं है, ठीक है। वहां पे इनपुट है, यहाँ पे यूनिट्स इंट्रोड्यूस है नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में। इसलिए आपको कहा जाता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तवज्जो से सुनिए जो बातें आपको बताई जा रही हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, और यहाँ पे नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन है यूनिट्स इंट्रोड्यूस का 5%। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मजीद, रीवर्क। रीवर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है उन सिचुएशंस में जहां पे आपने इंस्पेक्शन पे जो लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई किए हैं, दे आर नॉट नेसेसरली स्क्रैप्ड, इंस्टेड दे आर फॉल्टी यूनिट्स एंड द फॉल्ट इज सच दैट इट कैन बी रेक्टिफाइड विद सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। हर दफा जरूरी नहीं कि आप इंस्पेक्शन में जो डिफेक्टिव यूनिट्स निकालो, वो डिफेक्टिव यूनिट्स आपको स्क्रैप ही करने पड़े। बाज का डिफेक्ट ऐसा होता है जो कि थोड़ा रिमूवेबल होता है विद सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। फॉर एग्जांपल फर्नीचर बन रहा है, इंस्पेक्शन हुई, पता लगा यार इसकी पॉलिश ठीक नहीं है, इस पे पॉलिश ठीक नहीं, उसमें रंग का फर्क रह गया, फिनिश गुड्स नहीं है, साइड पे कर दो। बट अब ये भी नहीं कि इसको आग लगा देनी है, स्क्रैप करना है, पॉलिश ठीक नहीं है, अभी पॉलिश दोबारा कर लो इतने से पुर्जे पे। एक फॉर एग्जांपल इसकी टॉप की पॉलिश खराब है, इसको दोबारा कर लो। पूरा टेस्ट बना है, इंस्पेक्शन हुई, पता लगा इस टॉप का एक पुर्जा थोड़ा सा डैमेज है, तो डैमेज का मतलब ये तो नहीं कि ये पूरा डेस्क खराब हो गया, इसको स्क्रैप कर दो, थोड़ा सा रिवर्क करो, ये पुर्जा बदल दो, इसका पार्ट बदल दो, डेस्क नया हो जाएगा, फिनिश गुड में चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिवर्क कॉस्ट। कभी होता है कि आपके जो डिफेक्टिव यूनिट्स निकलते हैं उन पे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के उनको फिनिश गुड्स में शामिल वापस किया जा सकता है, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है डिफेक्टिव यूनिट्स को ठीक करने में, इसको हम रिवर्क कॉस्ट कहते हैं।
हर क्वेश्चन में ये नहीं होगा, मुझे लगता है कि शायद पास पेपर में हमें रीवर्क नजर नहीं आता। फिर वही बात कि अगर पास पेपर बेस्ड रिवीजन की ना तो रीवर्क का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। रीवर्क का कॉन्सेप्ट आपको किताब में नजर आएगा, नोट्स में नजर आएगा, इलस्ट्रेशन यहाँ पे नजर आएंगी। पास पेपर में शायद रीवर्क का कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हुआ हुआ। तो रीवर्क की एक बात कि भाई रीवर्क से हम लॉस यूनिट्स को गुड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसका इम्प्लीकेशन क्या आ रही है? इसकी इम्प्लीकेशन पहले क्वांटिटी साइड पे देखें। अभी तक हम क्या करते आए हैं? डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटी, क्रेडिट साइड पे एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अब जब रीवर्क इज पॉसिबल तो क्या कोई लॉस यूनिट्स होगा? सारे के सारे यूनिट्स रीवर्क करके फिनिश गुड्स में जाएंगे। लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई होंगे इंस्पेक्शन पे, पर उनको रीवर्क करके फिनिश गुड्स का हिस्सा बनाया जाएगा। क्योंकि हमने रीवर्क पढ़ा क्या भाई, ऐसे रीवर्क कॉस्ट है क्या कि जहां पे लॉस यूनिट्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ फिनिश गुड्स में शामिल किया जा सके। तो रीवर्क जब आ जाए कॉस्ट, तो उसकी पहली इंप्लीकेशन कि जितने इनपुट यूनिट्स हैं सारे के सारे आपके फिनिश गुड्स के जाते हैं, लॉस जीरो हो जाता है। ये नहीं कि लॉस होता नहीं है, लॉस होता है, बट उस लॉस को हम रेक्टिफाई कर लेते हैं रीवर्क कॉस्ट की वजह से। अब हमें फिर यहाँ पे ख्याल क्या करना होता है कि भी लॉस होगा, उसमें नॉर्मल लॉस भी होगा, नॉर्मल लॉस भी होगा, लेकिन तमाम लॉस यूनिट्स को हम रीवर्क कर देंगे। अब रीवर्क कॉस्ट की ट्रीटमेंट पे फिर बात आ जाती है जी, रीवर्क का जो खर्चा आना उसका क्या करना है? तो जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स पे रीवर्क का खर्चा आना है वो प्रोसेस अकाउंट का डेबिट होगा। नॉर्मल लॉस यूनिट्स पे जो रीवर्क का खर्चा आएगा वो प्रोसेस अकाउंट को डेबिट होगा। रीवर्क पे हो सकता है कुछ मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है कोई डायरेक्ट लेबर इस्तेमाल हो, तो डेबिट प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिट मटेरियल, क्रेडिट लेबर। ये जनाब नॉर्मल रीवर्क है। ये प्रोसेस कॉस्ट को जो चीज डेबिट हुई वो प्रोसेस कॉस्ट में ऐड हो जाती है, जैसे डिस्पोजल कॉस्ट और नॉर्मल लॉस ऐड होता था ना, इस तरह ये भी जो प्रोसेस कॉस्ट को नॉर्मल लॉस यूनिट्स का रीवर्क चार्ज हो रहा है, ये प्रोसेस कॉस्ट में, प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाती है। एंड इफ देयर इज सम रीवर्क ऑन एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, तो उसके लिए एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स का वो रीवर्क कॉस्ट को अलग से एक्सपेंस बुक किया जाता है और फिर पीएनएल को चार्ज कर दिया जाता है लॉस फ्रॉम एबनॉर्मल रीवर्क अकाउंट। उसमें भी क्रेडिट मटेरियल, क्रेडिट लेबर। ये एक नहायत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ दो चीजें इसमें, आप दो तीन चीजें जो देखने ली है। एक, जब रीवर्क हो सकता है तो फिर जितना इनपुट उतना आउटपुट फिनिश गुड्स में जाएगी, कोई यूनिट लॉस नहीं होगा, कोई स्क्रैप पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने को स्क्रैप करना ही नहीं है यूनिट्स, हमने तमाम यूनिट्स को ठीक करके फिनिश गुड में डाल देना है। कॉन्सेप्ट फिर आता है रीवर्क की ट्रीटमेंट का। तो जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स की रीवर्क ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो प्रोसेस अकाउंट को डेबिट होगी, जो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की रीवर्क कॉस्ट है वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट होगी, एबनॉर्मल लॉस रीवर्क अकाउंट उसको डेबिट होगी। एक इलस्ट्रेशन अवेलेबल है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमारे पास पे एक इलस्ट्रेशन अवेलेबल है, इलस्ट्रेशन 41, वहां से इस चीज को हम देख लेते हैं। Accounting entries to record the rework cost. Prepare account for the process. Input to process a 1,000 units at a total input cost of 50,000. Normal loss is 10% of input. Actual output from the process a 850 units. Rectification cost, rework cost का लें, rectification cost का लें, rectification cost of lost units is 10 rupees. मतलब 10 रुपए लगा के आप lost units को दोबारा good units में convert कर सकते हैं, finished goods में convert कर सकते हैं। तो accounting entries की उसने बात की है, तो accounting entries अभी हमने सीखी है, पहले हम वो बनाते हैं। इसके लिए हमें पहले काउंटिंग एंट्रीज हमने दो सीखी हैं। हमने काउंटिंग एंट्रीज सीखी हैं कि हमें नॉर्मल लॉस यूनिट्स की रिवर्क कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स की रिवर्क कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल लॉस यूनिट की रिवर्क कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और अब नॉर्मल लॉस यूनिट की रिवर्क कॉस्ट अब नॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल लॉस यूनिट्स वर्कआउट करते हैं। हमारे नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं इनपुट का 10%, मतलब 100। हमारा एक्चुअल लॉस है हमारे पास 1000 माइनस 850 150। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हमारे पास है 150 माइनस 100 इट इज 50। ये जी हमारे पास नॉर्मल लॉस यूनिट्स आ गए, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स आ गए।
अब अकाउंटिंग एंट्रीज मैं फिलहाल अलहदा अगर बना दूं, वैसे तो कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अलहदा बनाता हूं। पहले मैं नॉर्मल लॉस का रेक्टिफिकेशन रिकॉर्ड करता हूं। हमने अभी पढ़ी है नॉर्मल लॉस यूनिट्स की रेक्टिफिकेशन डेबिट होगी प्रोसेस अकाउंट को, और ये प्रोसेस ए है। डेबिट प्रोसेस ए, क्रेडिट मटेरियल लेबर, हमें नहीं पता ये किस मद में खर्चा लगा है या कोई कैश का खर्चा लगा है, हमें नहीं पता, बट डेबिट होगा प्रोसेस ए, क्रेडिट होगा मटेरियल लेबर या कैश, और किस अमाउंट से? नॉर्मल लॉस यूनिट्स की रीवर्क कॉस्ट 100 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज 1000। ये जी प्रोसेस ए अकाउंट में नॉर्मल लॉस की रेक्टिफिकेशन या रीवर्क कॉस्ट बुक की हमने। एबनॉर्मल लॉस की रेक्टिफिकेशन, एबनॉर्मल लॉस रीवर्क कॉस्ट डेबिट, और क्रेडिट होगा वही मटेरियल लेबर कैश, किसी मद में है हमें नहीं पता, और ये कॉस्ट कितनी है? 50 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से 500। सो 500 यहाँ पे डेबिट, 500 यहाँ पे क्रेडिट। लीजिए जी, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। ये कॉस्ट पीएनएल को चार्ज हो जाएगी एज एक्सपेंस, और ये कॉस्ट हमारी प्रोसेस कॉस्ट में एड अप हो जाएगी। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू हो, प्रोसेस कॉस्ट में से डिडक्ट होती है। नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट हो, प्रोसेस कॉस्ट में ऐड होगी। नॉर्मल लॉस की रीवर्क कॉस्ट है, प्रोसेस कॉस्ट में ऐड होगी। बट फर्क ये है कि जब नॉर्मल लॉस रीवर्क से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लॉस यूनिट्स अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि लॉस यूनिट्स को हमने रीवर्क करके ठीक कर लिया। अभी हम पार्ट 2 में इसका प्रोसेस अकाउंट भी बना लेते हैं, तो उसमें ये जो मैं बात कर रहा हूँ रीवर्क से रिलेटेड ये यूनिट्स इम्पैक्ट, ये भी देख लेते हैं। जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी बच्चे के ज़हन में रीवर्क या रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? अच्छा जी, हमारे पास डेटा दिया गया है इनपुट प्रोसेस से 1000 यूनिट्स एट टोटल इनपुट कॉस्ट ऑफ 50,000। अब हमें मटेरियल लेबर ओवरहेड में इसका ब्रेकअप नहीं दिया गया, हमें टोटल इनपुट बताई गई है। चलिए मैं इसको इस तरह मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स सब मिला के 1000 यूनिट्स हमने फीड किए हैं 50,000 की कॉस्ट पे। हमें यहाँ पे जो कहानी बताई गई है कि एक्चुअल आउटपुट तो 850 यूनिट्स के निकले, जिसमें से 150 यूनिट का लॉस निकला। उन 150 यूनिट्स में से 100 नॉर्मल थे, नॉर्मल की रीवर्क कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट को चार्ज होगी, तो ये जनाब रीवर्क कॉस्ट नॉर्मल लॉस यूनिट्स 1000। अब इसके नतीजे में इस प्रोसेस इनपुट 1000 डाला, आउटपुट कितना निकलेगा जो फिनिश गुड्स को जाना है? 1000 ही जाएगा, लेकिन उनकी कॉस्ट अब 50 नहीं 51,000 है। लीजिए जी, इतना सा प्रोसेस अकाउंट है ये। रीवर्क का कॉन्सेप्ट इसी एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाना चाहिए। एबनॉर्मल लॉस का रीवर्क हमसे बनाया नहीं है, होता तो अलहदा से कम अकाउंट बनाते, डेबिट आता और फिर वो पीएनएल को चार्ज हो जाता। ये है जी रीवर्क की कहानी कि रीवर्क के नतीजे में आपका कोई लॉस यूनिट्स नहीं आएगा, कोई स्क्रैप अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके लॉस यूनिट्स हैं वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, उनको रीवर्क करके फिनिश गुड्स में शामिल कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल 150 यूनिट्स लॉस थे,
हमने उन 150 यूनिट्स को रीवर्क करके फिनिश गुड्स में शामिल करके 1000 इनपुट 1000 आउटपुट करके खत्म कर दी कहानी। हाँ, उनके रीवर्क का जो खर्चा है उसकी ट्रीटमेंट की बात आ जाती है कि ट्रीटमेंट उसकी क्या होनी है, तो वो हमने पढ़ लिया कि नॉर्मल लॉस यूनिट्स का रीवर्क प्रोसेस का उनको चार्ज होगा, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स का रीवर्क एबनॉर्मल लॉस रीवर्क अकाउंट को चार्ज होगा। यहाँ पे ख्याल रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स नॉर्मल लॉस यूनिट्स यहाँ पे आने ही नहीं है। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन एबनॉर्मल लॉस यूनिट की वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई यूनिट्स जाया हो ही नहीं रहे। जो यूनिट्स खराब थे उनको हमने ठीक करके दोबारा फिनिश गुड्स में डाल के बेच दिया। ये रीवर्क का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं फिर बता दूं, पास पेपर में सवाल नहीं मिलेगा, और अगर आपने ये किताब से नोट से इस एग्जाम्पल से इसको रिवाइज ना किया, पीछे इलस्ट्रेशन एंट्रीज भी दी गई हैं, एग्जाम्पल भी एक है, तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको वहां पे रिकॉल ना हो पाए, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं इसको जून में, पेपर आपके आने हैं सितंबर में। नोट्स किताब की रिवीजन बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट में। सिर्फ पास पेपर बेस्ड रिवीजन काफी नहीं होती, पास पेपर की प्रैक्टिस करते रहना काफी नहीं होती। रिवीजन से मुराद नोट्स पढ़ना, किताब पढ़ना, प्रैक्टिस साथ साथ चलते रहनी चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस भी जरूरी है, बट रिवीजन के बगैर प्रैक्टिस खतरनाक होती है। जी कोई सवाल? अच्छा जी, नाउ वी मूव टुवर्ड्स लास्ट एस्पेक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में, विच इज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। ये प्रोसेस कॉस्टिंग के फीचर जब हमने पहले दिन पढ़े थे तो वहां पे हमने कहा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में होता क्या है कि एक कॉमन प्रोसेस से एक से ज्यादा आउटपुट्स आ जाती हैं, और इसकी मिसाल भी हमने गलबन क्लास में ली थी ऑयल रिफाइनरी की, कि हम क्रूड ऑयल डालते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन सिंगल कॉमन इनपुट। तो एक कॉमन इनपुट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जब बनती हैं, दैट कुड बी अ सिनेरियो ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स और इट कुड बी अ सिनेरियो ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं उन प्रोडक्ट्स को जॉइंट प्रोडक्ट्स भी कहा जा सकता है, उन प्रोडक्ट्स को बाय प्रोडक्ट्स भी कहा जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो निकल रही हैं, ये तो कॉमन बात है, सिंगल प्रोसेस से बन रही हैं, साइमल्टेनियसली बन रही हैं, कॉमन इनपुट से बन रही हैं, ये है की सेंटेंस, हैविंग सफिशिएंटली हाई एंड सिमिलर सेल वैल्यू। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनी है साइमल्टेनियसली कॉमन प्रोसेस से, सिंगल इनपुट से, हैविंग सफिशिएंटली हाई और सिमिलर सेल वैल्यू, तो इनको जॉइंट प्रोडक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनकी क्वांटिटी भी रिलेटिवली माइनर है और वैल्यू भी, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली नॉट इंटेंडेड, तो हम उसको बाय प्रोडक्ट कहेंगे। इसकी मिसाल ये डिफरेंट इंडस्ट्री से हम लेते हैं। ऑयल इंडस्ट्री में ही मिसाल लो, ऑयल इंडस्ट्री में जॉइंट प्रोडक्ट्स पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि तीनों मेन वैल्यू प्रोडक्ट है, तीनों की कॉस्ट प्राइस ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन ऑयल इंडस्ट्री में ये दो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और भी बनती हैं, लेकिन ये दो प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं उस प्रोसेस में, एक पैराफिन और एक टार। पैराफिन हम कहते हैं वैक्स, मोम, और टार आपकी लुक। ये भी ऑयल इंडस्ट्री में ही उसी प्रोसेस में ही बनती हैं, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू एज कंपेयर टू दीज मेन प्रोडक्ट्स बहुत कम है। मे बी ये आपका जैसा आजकल 200 रुपए 250 रुपए लीटर बिक रहा है, तो ये मिल सकता है 250 में आपको 10 लीटर मिल जाता हो, नेग्लिजिबल वैल्यू है। ये आपका 100 लीटर बनता है तो ये शायद 1 लीटर निकलता हो उतने में से, क्वांटिटी भी कम है, वैल्यू भी कम है। तो अगर जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं एक प्रोसेस के नतीजे में, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स, अगर उन प्रोडक्ट्स की कीमत आसपास है, उनकी कीमत वैल्यू आसपास है, तो उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। और अगर उनकी कीमत माइनर है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे सोप इंडस्ट्री में
आप सोप बना रहे हो, सोप के साथ ग्लिसरीन बन रही है। अब ग्लिसरीन इज नॉट कंसिडर्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट, क्योंकि सोप की वैल्यू और ग्लिसरीन की वैल्यू में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सोप अगर आपका कोई 200 ग्राम का है, वो 200 का बिक रहा है, तो ये 200 ग्राम ग्लिसरीन हो सकता है आपकी 20 रुपए की 50 रुपए की बिक रही हो। वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है। राइस इंडस्ट्री में राइस बन रहा है, वो आपकी मेन प्रोडक्ट है, और राइस के साथ जो हस्क और ब्रान, ये दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, ये उसकी बाय प्रोडक्ट कहलाती हैं। क्योंकि राइस आपका बिकता है 500 रुपए किलो आजकल के हिसाब से, और हस्क में भी बिक्री होगी 50 रुपए में भी 500 रुपए की मन बिक्री होगी, ब्रान बिक रहा होगा में भी 1000 रुपए का मन। तो जमीन आसमान का कीमत में फर्क है। सो अगर जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं एक कॉमन इनपुट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनी, अगर उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू आपस में करीब करीब है तो हम उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। और अगर एक प्रोडक्ट की वैल्यू दूसरे के मुकाबले में बहुत नेग्लिजिबल है, तो प्रोडक्ट हैविंग नेग्लिजिबल वैल्यू, माइनर वैल्यू, इज नोन एज बाय प्रोडक्ट। ये फीचर हमें समझना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है हमें बताया ना जाए कि कौन सी प्रोडक्ट मेन है, कौन सी बाय है। हमें फीचर बता दिया जाए कि भाई इस प्रोसेस के नीचे में ए बी सी 3 प्रोडक्ट बनी है, ए और बी की सेल प्राइस पर यूनिट ये है और सी की सेल प्राइस पर यूनिट ये है। तो मैं वहां से खुद पहचानना पड़ेगा भाई इनको हम जॉइंट प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे, इनको बाय प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे। ये पहचान इसलिए जरूरी है कि दोनों की ट्रीटमेंट फर्क है। जॉइंट प्रोडक्ट्स उनके इश्यूज और हैं, बाय प्रोडक्ट्स के इश्यूज और हैं। वैसे अभी तक जो एग्जाम में हमें सवाल आते हैं, हमें बता दिया जाता है कि भाई ये जॉइंट प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीट कर लेते हैं। बट यू नेवर नो, एग्जामिनर आप पे ये छोड़ दे, भाई खुद फैसला करो फीचर्स देख के, प्रोडक्ट की उनकी क्वालिटीज देख के, उनकी वैल्यू देख के कि जॉइंट कौन सी है, बाय प्रोडक्ट कौन सी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे ली थी जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स की। अभी हमने सिर्फ बात की है जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, हम उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारा जो प्रोसेस कॉस्टिंग में फिलहाल जो टास्क है यहाँ पे, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के इश्यूज क्या होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट के साथ, पहले हम उसको डील करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स को, फिर हम बाय प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, और फिर हम ऐसी इलस्ट्रेशन देखेंगे जिनमें जॉइंट बाय दोनों आ जाएंगी। क्योंकि पास पेपर क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है, एक ही सवाल में जॉइंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एक ही सवाल में बाय प्रोडक्ट्स मिलती हैं। लेकिन हम क्लास में अभी अलग-अलग उनके इश्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो जनाब जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स में फर्क, कोई सवाल? अच्छा जी, जॉइंट प्रोडक्ट्स की ट्रीटमेंट पे पहले बात करते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट में चैलेंज हमें क्या आता है? अभी तक हम जो प्रोसेस अकाउंट बनाते थे ना, जैसे ये देखिए, इनपुट फीड की यूनिट्स में कॉस्ट उसकी आ गई, आउटपुट निकली, और सारी इनपुट कॉस्ट इस प्रोडक्ट को एलोकेट होगी। मैं पता लगे जनाब 1000 यूनिट्स 51 रुपीज पर यूनिट। लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट्स में इशू क्या आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट एक नहीं बनी, एक से ज्यादा बन गई। अभी हम बाय प्रोडक्ट को टच नहीं कर रहे, अभी हम जॉइंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम हमें कहा जाती है आपकी 2 प्रोडक्ट बन गई, एक ए है एक बी है, 700 यूनिट ए के बन गए हैं, 300 यूनिट बी के बन गए हैं। अब चैलेंज ये आ गया कि ये 51,000 को किस बेसिस पे तकसीम किया जाए। पहले तो था कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, एक ही प्रोडक्ट है, कॉस्ट पर यूनिट बना लो। अब प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो गई है, इसकी कॉस्ट पर यूनिट कहां से है, इसकी कॉस्ट पर यूनिट कहां से है। तो जॉइंट प्रोडक्ट में जो चैलेंज आता है, जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करना, किस बेसिस पे तकसीम किया जाए। जब प्रोडक्ट एक बन रही है तो सारी की सारी इनपुट कॉस्ट एक ही प्रोडक्ट को रिलेट करती है। जब प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा बन रही हैं तो जॉइंट कॉस्ट को एक से ज्यादा फिनिश गुड्स जो बन रही हैं उनमें तकसीम करना है। एंड द चैलेंज इज तकसीम की बेसिस क्या होनी चाहिए। अच्छा जी, इसमें हमारे पास देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 1, आप जॉइंट कॉस्ट को यूनिट बेसिस पे तकसीम करते हो। जिस प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स बने हैं, यूनिट्स की रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कर दो। जॉइंट कॉस्ट से मुराद टोटल कॉस्ट जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने में इनकर हुई, इसको जॉइंट कॉस्ट कहा जा रहा है। जॉइंट कॉस्ट 51,000 को तकसीम कर दो यूनिट्स प्रोड्यूस की रेशियो में, 700 और 300 की रेशियो में। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, अभी हम इलस्ट्रेशन से इसको डेमोंस्ट्रेट भी करेंगे। जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कर दो
सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बेसिस पे। स्प्लिट ऑफ पॉइंट यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग में उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके एंड पे प्रोडक्ट्स अलग-अलग हो जाती हैं। ऑयल रिफाइनरी की बात करें ना, तो ऑयल रिफाइनरी में ऐसा नहीं होगा कि पहली मशीन में आपने क्रूड ऑयल डाला और दूसरी में उस मशीन के खात्मे में सारी चीजें अलग-अलग होगी। प्रोसेस नंबर 1 में आप मटेरियल डालोगे, कुछ केमिकल ऐड करोगे और वहां से आउटपुट लेके प्रोसेस 2 में डाल दोगे, वहां से आउटपुट लेके प्रोसेस 3 में डाल दोगे, तो कई प्रोसेस 3 या प्रोसेस 4 के एंड पे जाके प्रोडक्ट्स अलग-अलग होंगी कि पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, डीजल अलग-अलग बनेगा। तो प्रोसेस स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मुराद होता है वो प्रोसेस जिसके एंड पे जॉइंट प्रोडक्ट्स अलग-अलग हो जाएं। और जब प्रोडक्ट्स अलग-अलग होंगी तभी मसला आता है ना कॉस्ट को तकसीम करने का। जब तक प्रोडक्ट्स अलग-अलग नहीं हुई, आपने इनपुट डाली, इसकी आउटपुट प्रोसेस 2 को चलेगी, प्रोसेस 2 में इनपुट गई, उसकी आउटपुट प्रोसेस 3 में चलेगी, तो प्रोडक्ट्स तो अलग-अलग हो ही नहीं रही, कॉस्ट की तकसीम का मसला ही नहीं है। तो कॉस्ट की तकसीम का मसला आता है जहां पे प्रोडक्ट्स अलग-अलग हो, इसको हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करना हमें पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आप देखो कि इस पॉइंट पे ए के जो यूनिट्स बने हैं उनकी सेल वैल्यू क्या है, बी के जो यूनिट्स बने हैं उनकी सेल वैल्यू क्या है। सेल वैल्यू कैसे आती है? यूनिट्स इनटू प्राइस, यूनिट्स इनटू प्राइस। पहला था यूनिट्स की रेशियो में डाल दो, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है भाई यूनिट्स की रेशियो में डालने से क्या होगा कि कॉस्ट पर यूनिट ए और बी की बराबर हो जाती है। अगर आप यूनिट्स की रेशियो में कॉस्ट को तकसीम करोगे ए और बी में, तो कॉस्ट पर यूनिट ए की और कॉस्ट पर यूनिट बी की बराबर आती है। लेकिन बात का होता है कि भाई नहीं भाई, ए की प्राइस ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट इसको ज्यादा चार्ज होनी चाहिए। ए 300 रुपए लीटर बिकती है, बी 200 रुपए लीटर बिकती है, तो भाई इसको कॉस्ट भी उस हिसाब से ज्यादा चार्ज होनी चाहिए। तो ऑप्शन इज देन आप सेल वैल्यू पे चले जाओ। ए की सेल वैल्यू देखो क्या है 700 इंटू प्राइस, बी की सेल वैल्यू देखो क्या है 300 इंटू प्राइस, और जो सेल वैल्यू आ रही है उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कर दो। दिस इज अनदर ऑप्शन। ये ऑप्शंस हैं। कंपनी अपनी सुटेबिलिटी के लिहाज से इनमें से कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है। तो पहले हम इन दो पॉलिसीज के रेफरेंस से ही बात करते हैं, तीसरी पॉलिसी को हम बाद में देखेंगे। हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 42। दो पॉलिसीज मैंने आपसे डिस्कस की, उनके रेफरेंस से ही पहले हम इलस्ट्रेशन 42 पे बात करते हैं, फिर पॉलिसी नंबर 3 पे भी बात करेंगे और कोई क्वेश्चन होगा उसको भी एड्रेस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 42 ये है जी। रिक्वायरमेंट क्या है? Allocate joint costs amongst the joint products using following basis and prepare process account in each scenario. जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में तकसीम करना है यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे, सेल वैल्यू और स्प्लिट ऑफ की बेसिस पे। हम अभी 2 पॉइंट्स के रेफरेंस से बात करें, तीसरा पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब इसी इलस्ट्रेशन को कर ले, 2 पॉइंट हल कर ले, फिर इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रोसेस अकाउंट बनाने को मैं कहा गया। Two joint products A and B are produced from a common process X by Nasser Limited. During the month of January, 20,000 units of materials were introduced in process X. Total cost of processing direct materials and conversion cost were 339,700. Output from the process during the January was 12,500 units of A and 7,500 units of B. A has a sales value of 100 rupees per unit at split off point, or alternatively it can be sold for 300 units after further processing cost of 62.50. B has a sale value of 137.5 per unit at split off point, or alternatively it can be sold for 200 per unit after further processing cost of 37.5 per unit. Required: allocate joint costs amongst the joint products using following basis and prepare process account in each scenario: unit produce basis and sale value basis. हमें process account बनाने को कहा गया है, तो हम इस केस में process account डेबिट साइड पे 2 कॉलम, क्रेडिट साइड पे 2 कॉलम। ये तो हो गया प्रोसेस अकाउंट।
अगर आप पार्ट 1 के तहत चलो, पार्ट 2 में फर्क क्या आना है, सिर्फ ये कॉलम बदल है ना वैल्यू का। चले पहले हम पार्ट 1 के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 की बात करते हैं। बताइए जरा डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट क्या है? इनपुट कॉस्ट यूनिट्स कितने हैं? कितने जी? 20,000 यूनिट्स। और कॉस्ट कितनी है? 339,700। आउटपुट में हमें बताया कि एक फिनिश गुड्स ए है और एक फिनिश गुड बी है। ए के कितने यूनिट्स हैं? 12,500। बी के यूनिट्स 7,500। कोई लॉसेस का जिक्र नहीं है फिलहाल, सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारी क्वांटिटी के कॉलम यहाँ पे 20,000 पे टैली हो गए। ये जॉइंट कॉस्ट को ए और बी में तकसीम करने का मामला है। तो हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कीजिए यूनिट्स प्रोड्यूस की बेसिस पे। जॉइंट कॉस्ट को यूनिट्स प्रोड्यूस की बेसिस पे तकसीम करने का मतलब जॉइंट कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस की रेशियो में तकसीम कर दीजिए। टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हमने? टोटल यूनिट्स हमने 20,000 प्रोड्यूस किया। टोटल यूनिट प्रोड्यूस हमारा टोटल आउटपुट हमारी 20,000 यूनिट्स है। और इस यूनिट्स प्रोड्यूस की रेशियो में कॉस्ट को तकसीम करने से मराद से वर्किंग 1 पार्ट 1 के लिए बनाऊं तो शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट में से हिस्सा ए का। टोटल जॉइंट कॉस्ट 339,700 और 12,500 हिस्से टोटल 20,000 में से एक हो जाने हैं। एक का हिस्सा कितना आया? 212,313 राउंड ऑफ कर दे इसको। और बी का हिस्सा आएगा 339,700 में से टोटल 20,000 यूनिट्स में से 7,500 यूनिट्स बी के हैं। तो बी का हिस्सा 127388। चलिए बिल्कुल ही मैच करने के लिए कि एक ही डेसिमल क्या है तो C12.5 राउंड ऑफ कर देते हैं 87.5। लीजिए जी, ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। यूनिट बेसिस पे कॉस्ट को तकसीम करना। 212,312.5 और 127,387.5। प्रोसेस अकाउंट 339,700 पे क्लोज हो गया। जॉइंट कॉस्ट को अगर यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे तकसीम करें तो ये कहानी है। टोटल यूनिट प्रोड्यूस 20,000, 20,000 में से 12,500 ए के और 7,500 बी के। तो 20,000 के 2 हिस्से किए, 12,500 बटा 20,000, दूसरा 7,500 बटा 20,000 और जॉइंट कॉस्ट को इस रेशियो में तकसीम कर दिया तो हमारा प्रोसेस अकाउंट एज पर पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसको एक और अंदाज से भी देख लीजिएगा। ये अगर मैं 20,000 को यहाँ की बजाय इधर लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है? मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा। इसको मैं यहाँ लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन इससे एक इंटरप्रिटेशन ड्राइव हो जाती है। वो इंटरप्रिटेशन क्या ड्राइव हो रही है? इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड विद टोटल आउटपुट। ये कॉस्ट पर यूनिट बन जाती है। यहाँ पे भी कॉस्ट पर यूनिट है। कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट प्रोड्यूस, कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट प्रोड्यूस। आंसर यही आ रहे हैं। तो हम यहाँ से जो इन्फर करते हैं बात कि जब आप यूनिट बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करते हैं तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट सेम आती है। ये वर्किंग आप इस तरह प्रेजेंट करो या इस तरह प्रेजेंट करो, पता क्या लग रहा है कि 12,500 यूनिट की कॉस्ट ये है, 7,500 यूनिट की कॉस्ट ये है। ठीक है, तो हमने इसको जरा प्रेजेंट डिफरेंटली किया। हमने कहा जी पहले कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकाल के फिर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दोनों तरह से काम हो सकता है। मैंने सिर्फ ये आपको बताया इसलिए कि कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ सकती है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स में अगर हम यूनिट बेसिस पे कॉस्ट को तकसीम करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। कोई सवाल ऐसा बन सकता है जिसमें इस कॉन्सेप्ट को लेके आपको सवाल हल करना पड़े, और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट नहीं किया हुआ तो सवाल आपको समझ ही ना आए। शायद एग्जामिनर, जिस तरह आपको याद है कि हमने एक सवाल EOQ का आया था, अब पता नहीं आप में से कितनों ने वो हल किया कि नहीं किया।
EOQ का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि एट EOQ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ, एक सवाल पेपर में सेट हुआ है, एक नहीं शायद एक से ज्यादा सेट हुए होंगे, लेकिन मेरे दिन में से एक आ रहा है जिसमें अगर ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में वहां नहीं है तो आप सवाल को समझ ही नहीं पाते। अब सवाल को समझोगे नहीं तो हल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको रजिस्टर करवाया कि भाई यूनिट बेसिस पे तकसीम हो रही है कॉस्ट, तो इसका मतलब होता है कि कॉस्ट पर यूनिट हर प्रोडक्ट की सेम ले रहे हो आप। कॉस्ट पर यूनिट निकाली इंटू 12,500, कॉस्ट पर यूनिट निकाली इंटू 7,500, इस तरह इसको परसीव करो, या कॉस्ट को यूनिट्स की रेशियो में तकसीम करना परसीव करो, बात एक ही है, आंसर सेम आ रहा है। बट अंडरलाइंग जो कॉन्सेप्ट है मैंने वो भी आपके सामने रख दिया ताकि कल को अगर सवाल थोड़ा ट्विस्ट करके आए तो आप क्वेश्चन को पिक कर सको। सो यूनिट बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करके प्रोसेस अकाउंट बनाना। ये जी हमने पार्ट 1 वर्किंग 1 की मदद से हल किया। पार्ट 2 हमारा क्या है? प्रोसेस अकाउंट बनाओ जॉइंट कॉस्ट को सेल वैल्यू या स्प्लिट ऑफ की बेसिस पे तकसीम करके। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यू की बेसिस पे तकसीम करो तो होगा क्या कि इससे हमारी सिर्फ ये जो कॉलम है इसने बदलना है, सिर्फ ये कॉस्ट की तकसीम में बदलना है ना, ये साइड तो सेम है, इवन क्वांटिटी भी सेम है, सिर्फ ये तकसीम ने बदलना है। तो हम वर्किंग 2 से ये नई तकसीम बना के लाते हैं। वर्किंग 2 से हम कॉस्ट की नई तकसीम बना के इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ए की सेल वैल्यू यूनिट्स इनटू प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, प्राइस एट स्प्लिट ऑफ इज इक्वल टू सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। ये जी हमारी इक्वेशन है, इसके मुताबिक हम से कैलकुलेट करते हैं सेल वैल्यू। यूनिट से कितने बनाए? 12,500। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पर यूनिट कितने का बिक रहा है? 300 का। तो सेल वैल्यू कितनी बनी है कि 3750 0 बी की सेल वैल्यू 7,500 यूनिट बनाए, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। बेटा आपने गलत बोल दिया, A has a sale value of 100 per unit at split off. A has a sale value of 100 at split off. मैंने स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट किया था वर्ड स्प्लिट ऑफ पे, मुझे सेल वैल्यू दीजिए 1250,000। B की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ 137.50 कितनी बनी? ये प्राइस पर यूनिट है, वैल्यू से बना जो यूनिट्स बने उनकी वैल्यू 31,250। लीजिए जी टोटल क्या हो गया इसका? 81,250। ये जी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है। ए की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, बी की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, और हमसे कहा गया दूसरे सवाल में कि आप जॉइंट कॉस्ट को इस रेशियो में तकसीम कीजिए। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट क्या बनेगा? ए का टोटल जॉइंट कॉस्ट है 339,700, ए का हिस्सा होगा इस रेशियो के हिसाब से 1,250,000 ओवर 2,281,250। जी कितना हिस्सा ए का? जी बेटा 136.9। बी का हिस्सा टोटल 339,700 और टोटल 2,281,250 में से जो बी की सेल वैल्यू है वो 1,031,250
250। तो जनाब बी का हिस्सा 153 56 3.1 0.01। फिर ये 9 तो नहीं होगा ना, फिर ये राउंड ऑफ के 37 पूरा हो रहा होगा। ये 37 हो रहा है, फिर इसको 3 कर दें, फिर डेसिमल में जाए ना, कि वो 99 बना रहे होंगे आप, मुझे लगता है। फिर वो तो ये है जनाब कहानी आपकी। अगर आप ज्वाइंट कॉस्ट को सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट जब प्रोडक्ट्स अलग-अलग हुई उनकी प्राइस क्या है, ये कहलाती है सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ। सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ से मल्टीप्लाई करें, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ जाती है। ठीक है, ये है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। प्राइस एट स्प्लिट ऑफ को यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ से मल्टीप्लाई करें, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मिलती है। तो हमने सेल वैल्यू निकाली ए की, बी की, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो यूनिट्स मिले हैं उनकी सेल वैल्यू वहां पे क्या है, इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को तकसीम किया। ये हमारा दूसरा केस बन गया 186 137 एंड 153 563 339 700। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करना यूनिट बेसिस पे, सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बेसिस पे। अच्छा, ये थर्ड केस जो हमने अभी तक कवर नहीं किया था उसको डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन इसकी कैलकुलेशन भी परफॉर्म करते हैं। एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, लेकिन इसमें जो पॉइंट अहम है, जो लर्निंग के हिसाब से आपको याद रखना है, ये सिर्फ उस सूरत में यूज किया जाएगा जब ये नहीं हो सकता। जब बाज़ का ऐसा होता है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे यूनिट्स आर नॉट सेलेबल, दे आर नॉट इन फिनिश्ड शेप, अलग-अलग हो गए हैं बट अभी मजीद काम होना बाकी है उन पे। जैसे ऑयल रिफाइनरी की बात करें, हो सकता है प्रोसेस 3 के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल अलग-अलग हो जाते हों, लेकिन उनको सेलेबल बनाने के लिए उनमें मजीद कुछ केमिकल्स ऐड करने होते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मजीद कुछ केमिकल ऐड होने होते हैं। तो जनाब पेट्रोल किसी और डिपार्टमेंट हो जाएगा, डीजल कहीं और, केरोसिन कहीं और, उनमें मजीद कुछ केमिकल्स ऐड किए जाएंगे, फिर वो सेलेबल बनते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं व्हेन जॉइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो हम इस मेथड की जगह इसको अप्लाई करेंगे। फिर हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट बिक नहीं रही। फिर हम एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ निकालते हैं। एनआरवी क्या होती है? एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। और एस्टिमेटेड सेल वैल्यू कैसे निकलती है? फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। ठीक है जी, माइनस कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। तो जनाब ये है एनआरवी का मतलब, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ इज फाइनल सेल वैल्यू माइनस प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। ठीक है जी, ये है हमारा कॉन्सेप्ट एनआरवी का। और ये मैं फिर बोलूं, ये तब अप्लाई किया जाएगा जब प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल। When products are not saleable at split off, अगर तो सेलेबल है तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, दैट इज गुड। लेकिन अगर सेलेबल नहीं है तो फिर हम एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ बनाते हैं। हमारे केस में हम इलस्ट्रेशन 42 को डील कर रहे हैं। अब इस केस में चूंकि ये इलस्ट्रेशन है, तो आल्दो यहाँ पे तो ए और बी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल है, यहाँ पे तो एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिस के लिए हमें यहाँ पे एनआरवी का डाटा भी दिया गया है कि आप चाहो तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भेज देना, चाहो तो मजीद खर्चा लगा के 300 पे भेज देना, चाहो तो बी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भेज देना, चाहो तो मजीद खर्चा लगा के हायर वैल्यू पे भेज देना। ठीक है, तो अब हम जिस तरह हमने ये एनआरवी निकाली थी, हम इसी तरह स्प्लिट ऑफ पॉइंट हमने सेल वैल्यू निकाली थी, इसी तरह हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट की एनआरवी बनाते हैं। पार्ट 3 के लिए
हम वर्किंग 3 बना लेते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन के अंदाज कई हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको अगर इस तरह प्रेजेंट कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है। 12,000 ए 12,500 बी के यूनिट्स है 7,500 मल्टीप्लाइड विद फाइनल सेल वैल्यू 300 माइनस फर्दर कॉस्ट 62.5, बी की फाइनल सेल वैल्यू 200 माइनस फर्दर कॉस्ट 37.5। लीजिए जी, यहां से आप एस्टिमेटेड एनआरवी ले रहे हैं, आप एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ए की 2968 750 जी, बी की एनआरवी 1218 750 टोटल 418 7500। लीजिए जी, ये है आपकी एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ। आई रिपीट, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ का मेथड तब यूज किया जाएगा जब प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, when products are required to be processed further before they can be sold। एनआरवी क्या है? फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। ये एनआरवी पर यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट्स एट स्प्लिट ऑफ से तो एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ आ गई। ये एनआरवी पर यूनिट है बी की, मल्टीप्लाई किया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ से तो ये एनआरवी ऑफ बी आ गया। इस रेशो में तकसीम कीजिए कॉस्ट को और बताइए ए का हिस्सा बी का हिस्सा कितना आ रहा है। ये है रेशो, इस रेशो में तकसीम करना है कॉस्ट को। 24083 और बी का हिस्सा 98868। लीजिए जी, ये है जॉइंट प्रोडक्ट्स की कहानी। जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या है? बाय डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। जॉइंट प्रोडक्ट्स में चैलेंज क्या आता है? जॉइंट कॉस्ट की तकसीम। और इस चैलेंज को हल करने के लिए 3 पॉसिबल मेथड। हमें एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है, एग्जामिनर हमें बताएगा। एग्जामिनर हमें पॉलिसी बताएगा, कंपनी इस पॉलिसी के तहत, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी, इस पॉलिसी के तहत कंपनी अपनी अकाउंटिंग करती है। तो एग्जामिनर जो पॉलिसी बताएगा उसके मुताबिक हम प्रोसेस अकाउंट बना देंगे। वो मेथड नंबर 1 है, वो 2 है, वो 3 है। हमें तीनों की कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन आनी चाहिए। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? जॉइंट प्रोडक्ट से डील करना। इलस्ट्रेशन 43 ये आपकी क्लास असाइनमेंट है जी। रिक्वायरमेंट क्या है? एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट ए एंड बी under the following 2 alternative method on the basis of quantity produced on the basis of sale value split off। illustration 43 क्वेश्चन पढ़िए, सिंपल सी illustration है। प्रोसेस अकाउंट बनाना है, इसी तरह प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। आउटपुट की साइड पे, क्रेडिट साइड पे 2 कॉलम आपके वैल्यूज के बन जाएंगे, पार्ट 1 के लिए और पार्ट 2 के लिए। एक ही प्रोसेस अकाउंट बना लीजिए, सिर्फ क्रेडिट साइड पे वैल्यूज के 2 कॉलम बना दीजिए, जैसे मैंने यहाँ 3 बनाए थे।
आउटपुट आपकी आ रही है 10,000 12,000 यूनिट्स ए और बी की। इनको पार्ट 1 के तहत कॉस्ट की तकसीम जॉइंट कॉस्ट की क्या, पार्ट बी के तहत पार्ट सेकंड के तहत जॉइंट कॉस्ट की तकसीम क्या। लीजिए जी, जॉइंट कॉस्ट की तकसीम जॉइंट प्रोडक्ट्स में जो पॉलिसी आपको दी जाएगी उस पॉलिसी के मुताबिक आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है जॉइंट प्रोडक्ट से डील करना, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज में हमें नहीं मिलनी चाहिए इंशाअल्लाह। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन भी देखेंगे और उनमें जो चैलेंज आ रहा है उस पर बात करेंगे, बट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। यूनिट बेसिस पे, सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ बेसिस पे या एनआरवी स्प्लिट ऑफ बेसिस पे, यही बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत हम तमाम मुश्किल से मुश्किल एग्जाम्पल सवाल भी मैनेज कर रहे होंगे। प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड आपके सामने प्रेजेंट की हुई है। ये क्वांटिटीज हैं, ये पार्ट 1 के तहत कॉस्ट की तकसीम है, ये पार्ट 2 के तहत कॉस्ट की तकसीम है। टोटल प्रोसेस कॉस्ट 66,000 है, जिसको हमने यूनिट्स बेसिस पे तकसीम किया तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी 3 रुपए। 3 रुपए इंटू 10 30,000, 3 रुपए इंटू 12 36,000। सेल वैल्यू बेस पे तकसीम किया तो ये उसकी वर्किंग आ गई। किसी बच्चे को कोई गाइडेंस चाहिए, किसी कैलकुलेशन या आंसर पे पहुंचने में दिक्कत, क्लासरूम एक्टिविटी जो भी दी जाए जरूर उसको परफॉर्म किया करें ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म कर सकें। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो क्लास में उसको क्लियर करें ताकि घर में जाके आपका टाइम आगे वहां से आगे सफर पे लगे, ना कि जो सफर क्लास में किया उसी को रीडू करने में आप टाइम लगाएं घर पे। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। जिस तरह हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स की ट्रीटमेंट देखी, यही चैलेंज, इसी तरह का एक चैलेंज हमें बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट में भी आता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ केस हियर, कि एग्जामिनर कहिए आपने 1000 यूनिट फीड किए हैं तो 700 यूनिट एक प्रोडक्ट के, 250 यूनिट एक प्रोडक्ट के, ये 2 फिनिश गुड बनी है और एक बाय प्रोडक्ट बनी है 50 यूनिट्स उसके हैं। ये एक एडिशनल चैलेंज आ जाता है। बाय प्रोडक्ट एक मेन प्रोडक्ट के साथ भी आ सकता है, बाय प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोडक्ट के साथ भी आ सकता है, बट बाय प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस बिकम्स अ चैलेंज कि हम बाय प्रोडक्ट के साथ क्या सलूक करें। बाय प्रोडक्ट्स के सलूक के भी 3 मेथड्स हैं। एक चीज तो क्लियर है, प्रैक्टिकली होता क्या है कि बाय प्रोडक्ट्स बेच दी जाती है। जैसे मैं अगर राइस इंडस्ट्री की बात करूं तो राइस इंडस्ट्री में रॉ राइस जो होता है, जिसको इंग्लिश में हम पैडी कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में उसको मूंजी कहते हैं, हमारी जो पंजाबी की लैंग्वेज है, जबान है, उसमें उसको मूंजी कहते हैं। तो जब हम पैडी
को पहला स्टेप करते हैं राइस प्रोसेसिंग का, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का खाकी छिलका होता है वो उतारते हैं। उस छिलके को हस्क कहा जाता है। तो राइस इंडस्ट्री में आप बनाने चावल जा रहे हो, लेकिन चावल बनाने के प्रोसेस में चावल का जो रॉ राइस है उसके बाद छिलका होता है हस्क, वो भी एक प्रोडक्ट बन गई। दिस इज अ बाई प्रोडक्ट बिकॉज ये बिल्कुल ही लाइट वेट होता है और इसका इस्तेमाल होता है एज, किस तरह इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, लोग होंगे यहाँ पे जो उसको जानते होंगे। हस्क का इस्तेमाल क्या होता है? अच्छा, मुझे हस्क जानवर भी शायद खाते होंगे, लेकिन हस्क का ज्यादा यूज एज फ्यूल होता है, जलाने के काम आता है, फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हस्क बिल्कुल ड्राई छिलका होता है, उसको फर्नेस में या बॉयलर में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज ऑयल। जैसे लकड़ी जलाई जाती है उसी तरह इसको भी इस्तेमाल किया जाता है जलाने में भी एनिमल फीड में भी इस्तेमाल होता होगा। तो दैट इज द बाई प्रोडक्ट। कि चावल बिकना है 500 रुपए किलो, हस्क में बिकना है मे बी 500 रुपए का मन, शायद इससे भी ज्यादा क्वांटिटी 500 रुपए में। तो पहला असूल यही है कि बाय प्रोडक्ट ने बिकना होता है, जो सेल वैल्यू है उस पर उसने बिक जाना है। बाय प्रोडक्ट में जो चैलेंज आता है ट्रीटमेंट का, वो चैलेंज होता है बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू की ट्रीटमेंट का। बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू के 3 पॉसिबल मेथड हैं। एक चीज तो हमने कहा जी बाय प्रोडक्ट ने बिकना है, दूसरी चीज बाय प्रोडक्ट की क्वांटिटी ने प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट पे आना है ताकि हमारा प्रोसेस अकाउंट टैली हो सके, हमारी क्वांटिटी इनपुट और आउटपुट को हम मैच कर सकें। ये 2 चीजें तो डिसाइडेड है कि प्रोसेस बाय प्रोडक्ट ने बिकना है और बाय प्रोडक्ट की क्वांटिटी ने प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आना है ताकि क्वांटिटी हमारी पूरी हो जाए। इनपुट में से निकली है ना बाय प्रोडक्ट, तो हमें इनपुट जितनी डाली है उसका आउटपुट से मैच करा के क्वांटिटी डेबिट क्रेडिट टैली करनी होती है। तीसरा इशू रह जाता है बाय प्रोडक्ट्स की जो सेल वैल्यू है उसकी ट्रीटमेंट क्या की जाए, एंड दिस इज द एरिया जो हमें यहाँ पे सीखना है। देयर आर 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को आप एज रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, अकाउंटिंग एंट्री डालो। ऑप्शन नंबर 1, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करो डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू से 500 रुपए है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब प्रोसेस अकाउंट में कुछ नहीं आना, क्योंकि रेवेन्यू तो जाता है पीएनएल में सीधा ना। ऑप्शन नंबर 1, बाय प्रोडक्ट की सेल को आप एज रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स और सेल्स आपकी जाकर ट्रेडिंग अकाउंट में चली गई, यहां पे कुछ नहीं आया ऑप्शन नंबर 1 के तहत। ऑप्शन नंबर 2, आप बाय प्रोडक्ट की सेल को एज अदर इनकम रिकॉर्ड करो, डेबिट कैश क्रेडिट अदर इनकम 500 रुपए। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। इस केस में भी यहां पे कुछ नहीं आया, अदर इनकम भी सीधी पीएनएल में जाती है ना, डेबिट कैश क्रेडिट अदर इनकम, यहां पे कुछ नहीं आया। ऑप्शन नंबर 3, विच इज कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन है, बाय प्रोडक्ट की सेल को एज रिडक्शन फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट रिकॉर्ड करो, डेबिट कैश क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट 500 रुपए। थर्ड सिनेरियो में 500 रुपए आप प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करते हो और 500 का रुपए जो क्रेडिट यहाँ पे किए हैं, तो ये रिडक्शन फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट के तौर पर रिकॉर्ड हो रही है, जस्ट लाइक स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी आप प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करते हो ना, और उसको भी आप एज रिडक्शन फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट ही ट्रीट करते थे ना, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में रिडक्शन कर देते थे, लेस कर देते थे। तो तीसरी जो ट्रीटमेंट है, जो कॉमनली यूज ट्रीटमेंट है, कि आप बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू को ट्रीट करते थे। तो ये 3 ऑप्शन है हमारे पास बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को ट्रीट करने के। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हमें फिर अकाउंटिंग के रेफरेंस से एक जब आप बाय प्रोडक्ट से डील कर रहे हो ऑप्शन नंबर 1 के तहत ऑप्शन नंबर 2 के तहत। अच्छा, पहली बात
बाई प्रोडक्ट से डील करते हुए एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला आपका बदल जाता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट में आपकी ये चेंज आ जाती है। नॉर्मली एक्सपेक्टेड आउटपुट आपने क्या पढ़ी थी? इनपुट माइनस नॉर्मल, लेकिन जब आपके पास बाई प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं तो एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला बदलेगा, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाई प्रोडक्ट। दिस इज वन चेंज। एक्सपेक्टेड आउटपुट की कैलकुलेशन बदल जाएगी बाई प्रोडक्ट के आने से। और कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन की बात करें तो जब तो है ना मेथड नंबर 1 और 2, तब तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं बदलती, वही है इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। हाँ, ये रहता बात है, एक्सपेक्टेड आउटपुट अब नई वाली आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप जाते हो मेथड नंबर 3 पे तो कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला भी बदल जाता है यहां से। अगर आप मेथड नंबर 3 पे जा रहे हो जिसमें आपने फैसला किया कि हमने बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को एज रिडक्शन फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट ट्रीट करना है, तो भाई रिडक्शन फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट ट्रीट करने का मतलब कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में भी ये रिडक्शन रिकॉर्ड करोगे। सो ये फार्मूला एक्सपेक्टेड आउटपुट का तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 हर सूरत बदलेगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट तो हर सूरत बदलेगी, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ मेथड 3 में बदलती है। और चेंज क्या आता है? ये एडिशनल इफेक्ट एक हमने इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो ये इसकी थ्योरी है जी। बाकी इसकी इलस्ट्रेशन है, कल हम इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे 2-3 और एप्लीकेशन इन कॉन्सेप्ट की, और फिर हम पास पेपर क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं आज टर्म टेस्ट डिस्कस करना भूल गया, तो कल पहला काम आप लोगों ने करना है क्लास शुरू होने से पहले मुझे याद कराना है कि वी हैव टू डिस्कस टर्म टेस्ट। टर्म टेस्ट की डिस्कशन का टाइम क्लास के शुरू में ही ठीक रहता है, ताकि उसके हिसाब से जितनी डिस्कशन में टाइम लगा उसके हिसाब से बाकी सिलेबस हम कवर कर लेते हैं। तो आज अनफॉर्चुनेटली मेरे जहन में नहीं रहा कि फर्स्ट थिंग मुझे ये करनी है, तो कल आप मुझे याद कराएंगे। कल इंशाल्लाह पहली चीज़ हम ये टर्म टेस्ट की डिस्कशन ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।